अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स अफेक्टिंग ऑन थायराइड ग्लैंड, यानी वो ड्रग्स जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर अफेक्ट करती हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सिंपली थायराइड और एंटी थायराइड आ जाती हैं। तो थायराइड और एंटी थायराइड का फंक्शन ये होता है कि वो थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, और थायराइड हार्मोन की एक्सेस फॉर्मेशन, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, उसको अपनी नॉर्मल लेवल में लाने के लिए हम थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थायराइड ड्रग्स। तो थायराइड ड्रग्स नेचुरली भी होते हैं, उसके अलावा सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरली जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, और सिंथेटिक जो हम लेबॉर्ट्री में उनके जैसे सेम टू सेम बनाते हैं। तो उसमें जो थायराइड ग्लैंड की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी उसके जो अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो है T3 एंड T4। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं, और T4 को हम ट्रेट्रा आयोडीन आयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन भी बोलते हैं। तो ये बहुत हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के, जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ देयर ट्रीटमेंट। सो सबसे पहले है नेचुरल थायराइड ड्रग्स, जो कि एनिमल के थायराइड से बनते हैं। उसको हम थायराइड यूएसपी यानी थायराइड डेसिकेटेड, जिसमें भी T3 एंड T4 आ जाते हैं। उसके अलावा सेकंड है थायरोग्लोब्युलिन, जिसमें T3 और T4 दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये है नेचुरल थायराइड ड्रग्स, जो हम एनिमल के थायराइड से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद सिंथेटिक, जिसको हम सोडियम के सिंथेटिक्स यानी सोडियम साल्ट्स ऑफ द एल आइसोमर ऑफ द हार्मोन से जिसे हम ड्राइव करें, उसको हम सिंथेटिक थायराइड हार्मोन बोलते हैं। तो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन में मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स आ जाती हैं वो है लेवोथायरोक्सिन सोडियम। लेवोथायरोक्सिन सोडियम में T4 प्रेजेंट होता है यानी थायरोक्सिन। उसके अलावा लियोथायरोनिन सोडियम में T3 प्रेजेंट होता है, जो ट्राई आयोडोथायरोनिन है। उसके अलावा अदर ड्रग है जिसको हम बोलते हैं लियोटिक्स, इसमें बोथ प्रेजेंट होते हैं T3 एंड T4। ओके, तो ये थी सिंथेटिक ड्रग्स। अब हम इसका यूज़ देखेंगे और फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे कि जो बॉडी है किस तरह से थायराइड हार्मोन को एब्जॉर्ब करती है। तो मोस्टली थायराइड हार्मोन की एब्जॉर्प्शन जीआई ट्रैक्ट्स में होती है। उसके अलावा वहाँ से वो एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लाज्मा में, एंड बाउंड करता है सीरम की प्रोटीन्स के साथ, यानी जो ब्लड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है उससे ये बाइंड करता है, और ये मेटाबोलाइज होता है थ्रू डी आयोडीनेशन। उसके अलावा प्राइमरली लिवर में होता है, देन एक्सक्रिएट आउट हो जाता है अनचेंज फॉर्म इन फीसिस में। देन इसकी फार्माकोडायनामिक सिंपली, जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बोलते हैं ड्रग का। तो प्रिंसिपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है इसका थायराइड हार्मोन का, वो क्या है कि वो इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट को बॉडी के टिश्यूज़ में। थायराइड हार्मोन उसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करते हैं, जिसमें वो प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके रिजल्ट में ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन बनती है। उसके अलावा दे प्रोमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का सिंपली ये मतलब होता है कि न्यू चीज़ों से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी ज़्यादा होती है, और उसके रिजल्ट में इंक्रीज होता है यूज़ ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर, यानी ज़्यादा अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। तो ये सिंपली इसकी फार्माकोडायनामिक्स थी। उसके अलावा इसके जो काम होते हैं बॉडी में, वो ये होते हैं कि थायराइड हार्मोन हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो उसके रिजल्ट में कार्डियक आउटपुट भी हमें इंक्रीज़ मिलेगा। कार्डियक आउटपुट क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट ईच मिनट। ठीक है, ईच मिनट में जितना अमाउंट कार्डियक ने पंप किया है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। सो दे में इवन इंक्रीज द हार्ट सेंसिटिविटी टू कैचकोलामाइंस। उसके अलावा जो थायराइड हार्मोन है वो कैचकोलामाइंस की सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ करते हैं हार्ट में। कैचकोलामाइंस को सिंपली हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ओके, जिसमें एपिनेफ्रिन्स और नॉरएपिनेफ्रिन्स, डोपामाइंस वगैरह आ जाती हैं। तो ये कैचकोलामाइंस और उसके अलावा इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ़ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम के, वो बीटा होते हैं, और वो लोकेटेड होते हैं हार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर इंक्रीज़ होता है नंबर बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का हार्ट में, जिससे क्या होता है? स्टिमुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर इन द हार्ट इंक्रीज। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि
जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में स्टिमुलेट हो रहे हैं, जिससे जिससे रिजल्ट में हार्ट रेट और उसके अलावा हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल ये हार्ट के रेट को, उसके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा थायराइड हार्मोन में आल्सो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी एंड इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो किडनी की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसको ये इंक्रीज करते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होता है, जिसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड थ्रू द किडनी ईच मिनट। यानी 1 मिनट में जितना प्लाज्मा यानी ब्लड का जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होता है ईच किडनी से ईच मिनट में, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो इसको भी ये इंक्रीज करवाते हैं इन पेशेंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी थायराइड हार्मोन हम किसको देंगे, जिस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन होगी, यानी जिसमें थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम थायराइड हार्मोन उस पेशेंट को देंगे। जिसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाययूरेसिस भी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इसने बोला, यहाँ पर लिखा है सी थायराइड हार्मोन लीवोथायरोक्सिन। तो लीवोथायरोक्सिन नीचे लिखा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इसकी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया। हम इसके अब यूजेस, जिसको हम फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। सिंपली फार्माकोथेरापेटिक्स का मतलब होता है उस ड्रग के पर्टिकुलर इंडिकेशन या फिर उसके यूजेस। तो थायराइड ड्रग्स एक्ट करती है एज रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूट हार्मोन इन दीज सिचुएशंस। यानी यहाँ पर हार्मोन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी रिप्लेसमेंट या फिर उसकी जगह लेने के लिए हम थायराइड ड्रग्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा थायराइड ड्रग्स यूज़ की जाती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा थायराइड ड्रग्स को हम एंटी थायराइड ड्रग्स के साथ देकर ग्वाइटर की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ग्वाइटर क्या है, ये एक इनलार्ज थायराइड ग्लैंड है। उसके अलावा हम हाइपोथायरॉयडिज्म को भी ट्रीट कर सकते हैं, जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ग्वाइटर की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा हम थायराइड ड्रग्स का यूज़ करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के दौरान प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम थायराइड हार्मोन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा लास्ट में हम पेपिलरी और फोलिक्यूलर थायराइड कार्सिनोमा को ट्रीट करने के लिए भी थायराइड हार्मोन का यूज़ करते हैं। तो लीवोथायरोक्सिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। जो लीवोथायरोक्सिन है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है, यानी मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली जो ड्रग है वो लीवोथायरोक्सिन है। इसको हम थायराइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, और इसका काम ये होता है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH सप्रेशन थेरेपी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, देन ड्रग इंटरेक्शन। अब ये जो थायराइड ड्रग्स हैं वो किस किस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो थायराइड ड्रग विथ सेवरल कॉमन ड्रग्स के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती हैं। दिस इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट इंक्रीजिंग द टेंडेंसी टू ब्लीड। अब अगर हम थायराइड हार्मोन्स को ओरल एंटीकोएगुलेंट्स के साथ दे रहे हैं तो उसके रिजल्ट में क्या करेंगे, ये उसका रिजल्ट जो इफ़ेक्ट है उसको इंक्रीज़ करेंगे, जिसके रिजल्ट में ब्लीडिंग की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा कोलेस्ट्रामाइन और कोलेस्ट्रिपोल ये रिड्यूस करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो इन दोनों ड्रग्स को आपने थायराइड हार्मोन्स की ट्रीटमेंट के दौरान नहीं प्रोवाइड करना। उसके अलावा फेंटोइन ये एक ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के लिए, जिसको हम सीजर सिंपली बोलते हैं। तो फेंटोइन में एसिलरेट मेटाबॉलिज्म ऑफ थायरोक्सिन। अगर आप थायरोक्सिन के साथ फेंटोइन दे रहे हैं तो ये उसकी मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज या फिर एसिलरेट कर सकती है। टेकिंग थायराइड ड्रग्स विथ डिगोक्सिन। ये डिगोक्सिन एक ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसऑर्डर। हार्ट डिसऑर्डर के ट्रीट करने के लिए हम डिगोक्सिन का यूज़ करते हैं। अगर डिगोक्सिन के साथ आप थायराइड ड्रग्स ले रहे हैं तो ये रिड्यूस कर सकती हैं सीरम डिगोक्सिन लेवल। उसके अलावा इंक्रीज कर सकती हैं रिस्क ऑफ एरिथमियास एंड हार्ट फेल्यूर। तो इसके साथ भी आपने थायराइड ड्रग्स नहीं प्रोवाइड करने। उसके अलावा कार्बामेज़ापेन और फेनेटोइन
फेनोबार्बिटल एंड रिफाम्पिन, ये सारी ड्रग्स इंक्रीज करती हैं थायराइड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म को और उसके इफ़ेक्टिवनेस को रिड्यूस करती हैं। उसके लास्ट में है सीरम थायोफाइलिन लेवल। सीरम थायोफाइलिन लेवल इंक्रीज कर सकती है व्हेन थायोफाइलिन इज एडमिनिस्टर्ड विथ थायराइड ड्रग्स। अगर आपने इसको भी थायराइड ड्रग्स के साथ एडमिनिस्टर किया है तो सीरम थायोफाइलिन की लेवल इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा है इसके एडवर्स रिएक्शन, तो इसको डिस्कस करने के पहले हम लीवोथायरोक्सिन ड्रग को हार्मोन को डिस्कस करेंगे। तो लीवोथायरोक्सिन का जो एक्शन है, जिसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलते हैं, वो ये है कि ये स्टिमुलेट करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू बाय एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन। क्योंकि थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, उनको हम एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो अब उन एनाबॉलिक हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उनके जगह पर हम उनके जैसे ही ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसको हम लीवोथायरोक्सिन बोलते हैं। इसका काम भी सेम टू सेम थायराइड हार्मोन की जैसे ही होता है। वो भी स्टिमुलेट करते हैं बॉडी के जो भी टिश्यूज़ हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करते हैं और उस रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन को भी इंक्रीज करते हैं। इंडिकेशन ये है कि जो लीवोथायरोक्सिन है, इसको हम क्रिटिनिज्म, ये एक कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन की सिवियरली डिफिशेंसी हो जाती है। उसके अलावा मिक्सिडिमा कोमा, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। और थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए भी हम लीवोथायरोक्सिन यूज़ करते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन, यानी जब आप लीवोथायरोक्सिन एडमिनिस्टर करते हैं किसी पेशेंट को, तो उस दौरान नर्स का क्या काम होता है, तो जो नर्स है वो मॉनिटर करेंगी पेशेंट की सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट, जैसे कि नर्वसनेस हो गया, इंसोम्निया यानी उसको नींद नहीं आ रही, ट्रेमर्स हो गए, टेकिकार्डिया हो गई, पल्पिटेशंस हो गई, एंजाइना, एरिथमियास और कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं, नर्स को चाहिए कि इनको मॉनिटर करें। उसके अलावा यूज़ विथ एक्सट्रीम कॉशन इन एल्डरली पेशेंट एंड इन पेशेंट विथ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। अब ये नर्स को ये भी पता होना चाहिए कि इन ड्रग्स को एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा एहतियात से आप एल्डरली पेशेंट्स और वो पेशेंट जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, उसमें वो एहतियात से यूज़ करें इन ड्रग्स का। तो ये सिंपल कंसेप्ट था लीवोथायरोक्सिन ड्रग का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थायराइड ड्रग है। उसके बाद ये इसके एडवर्स रिएक्शन जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट एडवर्स रिएक्शन टू थायराइड ड्रग रिजल्ट फ्रॉम टॉक्सिसिटी। इनके जो मोस्ट एडवर्स रिएक्शन होते हैं वो टॉक्सिसिटी वाले होते हैं। एडवर्स रिएक्शन जीआई सिस्टम में डायरिया हो सकती हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है और उसके अलावा इंक्रीज एपिटाइट हो सकती है। वेट लॉस क्यों हो सकता है? क्योंकि हम तो थायराइड ड्रग्स दे रहे हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट में वेट लॉस क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब थायराइड हार्मोन की इंक्रीज लेवल हो जाती है बॉडी में, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जब मोटिलिटी जीआई सिस्टम की इंक्रीज हो जाएगी तो फूड को टाइम नहीं मिलेगा सही से डाइजेस्ट होने के लिए, जिसके बाद जो एब्जॉर्प्शन है वो ठीक से नहीं होगी फूड की न्यूट्रिएंट्स की, और वो डायरिया के फॉर्म में बॉडी से आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को सफिशेंट जो न्यूट्रिएंट्स थी वो नहीं मिलेगी और पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा और उसकी एपिटाइट इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा इसके एडवर्स रिएक्शन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आ जाते हैं, जिसकी पल्पिटेशन हो गई, स्वेटिंग हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। उसके अलावा एंजाइना और एरिथमियास भी हो सकते हैं। उसके अलावा जनरल मैनिफेस्टेशन इस टॉक्सिक डोज के हेडेक हो सकते हैं, ट्रिमर हो सकते हैं, इंसोम्निया, नर्वसनेस, फीवर और जो हाइपरथायरॉयडिज्म अगर हो गया, यानी आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए हैं, तो उसके रिजल्ट में हीट इंटॉलरेंस भी हो सकती है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये इसके एडवर्स रिएक्शन थे। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग थी उसकी हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ ली है, बाकाया आप खुद पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम एंटी थायराइड ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। ये सारी थायराइड हार्मोन्स की नर्सिंग इंटरवेंशन है। ओके ओके जी, तो एंटी थायराइड ड्रग्स,
एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और थायराइड का मतलब है ग्लैंड, यानी वो ड्रग्स जो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में काम करती है उसको हम बोलेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स। सो नंबर ऑफ ड्रग्स एक्ट एज एंटी थायराइड ड्रग्स आर थायराइड एंटागोनिस्ट। इसको हम एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं क्योंकि एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, रिसेप्टर से जाकर बाइंड होकर और उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना, उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो फॉर्मेशन करवाते हैं थायराइड हार्मोन्स की, वहाँ पर जाकर ये बैठ जाएंगे और उसके अलावा उसके फंक्शन को ये बंद कर देंगे। तो इसका यूज़ किया जाता है उन पेशेंट्स में जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज हो गई है बॉडी में, जो थायराइड ग्लैंड है वो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन कर रही है, जिसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया है। थायरोटॉक्सिकोसिस का सिंपली मतलब है बॉडी में एक्सट्रीमली हाई लेवल पे थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। तो एंटी थायराइड ड्रग्स में टू कैटेगरीज आ जाती हैं, एक है थायोमाइड्स और दूसरी है आयोडाइड्स। अब थायोमाइड्स में दो किस्म की ड्रग्स आ जाती हैं, एक है पीटीयू यानी प्रोपाइल थायोयूरेसिल और सेकंड है मेथिमाजोल। ये दो ड्रग्स थायोमाइड्स में आ जाती हैं। उसके अलावा सेकंड है आयोडाइड्स। आयोडाइड्स वर्ड से ही पता चलता है कि जो जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो, तो इसमें स्टेबल आयोडीन और रेडियो एक्टिव आयोडीन आ जाती हैं। तो अब इसकी हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ेंगे, यानी जो बॉडी इनके साथ क्या सलूक करती है। तो थायोमाइड्स और आयोडाइड्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं जीआई ट्रैक्ट से, कंसनट्रेटेड इन थायराइड। उसके अलावा कंसनट्रेटेड इन थायराइड का मतलब है जीआई से एब्जॉर्ब होकर वो डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड पर जाते हैं और वहाँ पे जाकर कंसनट्रेट हो जाते हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म बाय कंजुगेशन, और उसके अलावा ये सीक्रेट आउट होते हैं इन यूरिन। तो अब हम इसकी फार्माकोडायनेमिक पढ़ेंगे। तो ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म वर्क इन डिफरेंट वेज। अब जो ऊपर हमने ड्रग्स डिस्कस की हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट वे से वर्क परफॉर्म करती हैं, यानी उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे वो है थायोमाइड्स का। थायोमाइड्स का ये काम है कि वो ब्लॉक करती हैं आयोडीन की एबिलिटी को टू कंबाइन विथ टायरोसिन। ठीक है, बेसिकली थायराइड हार्मोन किस तरह से बनते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर एक बड़ी सी अमाइनो अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, यानी सिंपली प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं क्योंकि ये भी प्रोटीन हार्मोन है। इन प्रोटीन के साथ आयोडीन अटैच होता है और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं, यानी इस अमाइनो एसिड को सिंपली हम बोलते हैं क्या, टायरोसिन। ठीक है, तो जो थायमाइड्स जो ड्रग्स होती हैं वो ये एबिलिटी ब्लॉक करती हैं, आयोडीन को टायरोसिन से कंबाइन होने नहीं देती, उसको ब्लॉक करती हैं। देयर बाय जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये सिंपली थायोअमाइड्स का काम होता है कि वो आयोडीन की कॉम्बिनेशंस को विथ टायरोसिन से ब्लॉक करती है। उसके बाद सेकंड है इसकी कैटेगरी स्टेबल आयोडीन। ठीक है, स्टेबल आयोडीन इनहिबिट करती है हार्मोन की सिंथेसिस थ्रू वुफ-चायकोफ इफेक्ट्स, इन विच एक्सेस आयोडीन, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन दे रहे हैं तो ये डिक्रीज कर सकती है फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। तो ये सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था स्टेबल आयोडीन का। उसके बाद है रेडियो एक्टिव आयोडीन। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से होगा, ये सिंपली रिड्यूस करती है हार्मोन की सीक्रेशंस को बाय डिस्ट्रॉइंग थायराइड टिश्यू। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन है तो ये थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती है उस एरिया से जहाँ से थायराइड हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं। तो वहाँ से ये हार्मोन्स की सीक्रेशन को रिड्यूस करेंगी थ्रू इंडक्शन ऑफ एक्यूट रेडिशन थायरोडाइटिस, यानी एक्यूटली वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, और क्रोनिकली ग्रेजुअली जो थायराइड है उसकी एट्रोफी हो जाती है, यानी उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा एक्यूट रेडिएशन थायरोडाइटिस यूजुअली अकर होता है 3 to 10 days आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन रेडियो एक्टिव आयोडीन। अगर आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन एडमिनिस्टर किया है तो उसके 3 या 10 दिन के बाद एक्यूट रेडिएशन थायरोडाइटिस हो सकती है। उसके अलावा जो क्रोनिक थायराइड एट्रोफी है ये सेवरल ईयर्स ले सकती हैं अपीयर होने के लिए। ठीक है, बाकी जो एक्यूट रेडिएशन थायरोडाइटिस है वो 3 से 10 दिन के अंदर हो सकती हैं। उसके बाद हम इसकी देखेंगे यूजेस, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स।
तो कौन सी कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स? तो एंटी थायराइड ड्रग्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हार्मोन लेवल इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली ग्रेव्स डिसीज़। ग्रेव्स डिसीज़ ये टाइप है हाइपरथायरॉयडिज्म का, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होती है बाय ऑटो इम्यून सिस्टम। ठीक है, ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाती है हार्मोन्स की, जिसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज, विच अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ ऑल केसेस। यानी सबसे ज़्यादा जो होती है वो ग्रेव्स डिसीज होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। उसके अलावा है थायोमाइड्स। थायोमाइड्स की जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है, तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो लोअर करती है T3 को फास्टर देन मेथामेजोल। अब पीटीएच और मेथामेजोल ये दोनों थायोमाइड्स की कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा जो फास्टर वर्क करता है वो पीटीयू यानी प्रोपाइल थायोयूरेसिल का होता है। ये जल्द से जल्द T3 की लेवल डिक्रीज़ करता है देन मेथामेजोल। और उसके अलावा ये यूजुअली यूज़ किया जाता है रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी को सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उस इमरजेंसी कंडीशन में हम पीटीयू देंगे, वो फास्टली T3 की लेवल को डिक्रीज़ करेगी ब्लड में। उसके अलावा पीटीयू मोस्टली प्रेफर की जाती है ओवर मेथमेजोल इन प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि इसका रैपिड एक्शन जल्द से जल्द रिड्यूस करता है T3 को, और उसके अलावा ये रिड्यूस करता है ट्रांसफ़र अक्रॉस द प्लेसेंटा, एंड बिकॉज इट डजेंट काज एप्लेजिया क्यूटिस। एप्लेजिया क्यूटिस ये एक सिवियर स्किन डिसऑर्डर है जो फीटस में होता है, बिकॉज ऑफ जो थायराइड हार्मोन से वो क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को। तो उसको रोकने के लिए हम पीटीयू देते हैं, क्योंकि उसका काम फास्ट होता है। उसके अलावा पीटीयू और मेथमेजोल ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ब्रेस्ट के मिल्क में भी। ठीक है, तो पेशेंट रिसीविंग दिस ड्रग शुडंट ब्रेस्ट फीड। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो उनको हम ये ड्रग्स नहीं दे सकते, क्योंकि ये मिल्क में आ जाती हैं। सो इफ़ नर्सिंग इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, पीटीयू इज़ प्रेफर्ड ड्रग। अगर जो वुमेन है वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो आप उसको दे सकते हैं पीटीयू, लेकिन एहतियात से। उसके अलावा बिकॉज मेथमेजोल ब्लॉक थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है, पीटीयू हम इसलिए देंगे क्योंकि ये एक तो ये फास्ट एक्टिंग है और उसके अलावा ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन जो मेथमेजोल है ये थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन को ब्लॉक करती है लॉन्ग टाइम के लिए। सो इट्स बेटर सूटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वंस पर डे टू अ पेशेंट विथ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी जिसको माइल्ड या फिर मॉडरेट हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें हम मेथामेजोल दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ पीटीयू यानी प्रोपाइल थायोयूरेसिल। उसके अलावा थेरेपी में कंटिन्यू फॉर 12 to 24 मंथ बिफोर रिमिशन अकर। अब इसकी जो थेरेपी है हम 12 से 24 मंथ तक दे सकते हैं बिफोर, अगर वो रिमिशन जो है ना वो अकर हो रही हैं। उसके अलावा लास्ट है आयोडाइड्स। आयोडाइड्स का हम यूज़ करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। द थायराइड ग्लैंड में बी रिमूव्ड बाय सर्जरी और डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है या तो हम उसको रिमूव करते हैं या फिर उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं रेडिएशन थेरेपी देकर। उसके अलावा बिफोर सर्जरी, अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी से पहले आप कौन सी ड्रग देंगे, वो है स्टेबल आयोडीन, जिसको हम सिंपली आयोडीन भी बोलते हैं। तो स्टेबल आयोडीन इज़ यूज टू प्रिपेयर द ग्लैंड फॉर सर्जिकल रिमूवल बाय फ्रेमिंग इट एंड डिक्रीजिंग इट्स वेस्कुलरिटी। सर्जरी से पहले हम स्टेबल आयोडीन का यूज़ करेंगे, जो कि इस ग्लैंड को प्रिपेयर करेंगी सर्जरी के लिए बाय फ्रेमिंग इट एंड डिक्रीजिंग इट्स वेस्कुलरिटी। स्टेबल आयोडीन आल्सो यूज्ड आफ्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी टू कंट्रोल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, जो आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी दी है उसके बाद आप स्टेबल आयोडीन देते हैं, क्योंकि उसके जो हाइपरथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स है उसको डिक्रीज़ करने के लिए दे सकते हैं वाइल द रेडिएशन टेक्स इफेक्ट। जब तक रेडिएशन थेरेपी के इफेक्ट्स ना मिल जाए तब तक हम स्टेबल आयोडीन का यूज़ करेंगे आफ्टर द थेरेपी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन। उसके अलावा इनकी ड्रग इंटरेक्शन क्या है, तो ड्रग इंटरेक्शन पहले तो इसको डिस्कस करेंगे। बेबी क्या बोल रहा है, एंड इट डजेंट पुट मी एट रिस्क फॉर एप्लेसिया क्यूटिस। ओके, तो ये पीटीयू की बात कर रहा है कि ये ड्रग मुझे एप्लेसिया क्यूटिस होने से प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से मैं एक प्रीटी और क्यूट पैदा होता हूँ। तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी,
इसकी हम ड्रग इंटरेक्शन डिस्कस करें, उसके बाद एंड करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन में जो आयोडाइड प्रिपरेशन से वो रिएक्ट कर सकती हैं साइनर्जिस्टिकली विथ लिथियम काजिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। ये लिथियम अगर आप इसके साथ देंगे तो लिथियम से ये जल्द से जल्द इंटरेक्ट करके उसके अलावा ये हाइपोथायरॉयडिज्म काज कर सकती हैं। अंडर अदर इंटरेक्शन विथ एंटी थायराइड ड्रग्स आर नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, ये इसका मेन था, ठीक है, और दूसरे इतने सिग्निफिकेंट नहीं हैं। उसके अलावा द मोस्ट सीरियस एडवर्स रिएक्शन टू थायोमाइड थेरेपीज ग्रेन्यूलोस साइटोपिनिया, ठीक है, जो थायमाइड ड्रग्स हैं उससे रिलेटेड जो एडवर्स रिएक्शन है मोस्ट कॉमन वो ये है कि उसके रिजल्ट में ग्रेन्यूलोसाइटोपिनिया हो जाती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आल्सो अकर हो सकते हैं। उसके अलावा आयोडाइड्स जो सिंपल आयोडीन्स होते हैं वो काज कर सकते हैं अनप्लेजेंट ब्रेसी टेस्ट एंड बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, ठीक है, क्योंकि आयोडीन की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो उसके रिजल्ट में ये मेटालिक टेस्ट या फिर ब्रेसी टेस्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। और उसके अलावा माउथ में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, सेलिवेशन इंक्रीज हो सकती है, और उसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड्स की पेनफुल स्वेलिंग हो सकती है। तो ये एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं आयोडीन्स की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बाद। उसके अलावा रेयरली आईवी आयोडीन एडमिनिस्ट्रेड कैन काज एन एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कभी कभी रेयरली जो आईवी आयोडीन है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज कर सकती है। अदरवाइज रेडियो एक्टिव आयोडीन आल्सो कैन काज अ रेयर बट एक्यूट रिएक्शन 14 डेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा हो गया आपका थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स। तो नर्सिंग प्रोसेस हम बाद में ही डिस्कस कर लेंगे, ये इतना आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जस्ट नर्स को उसको मॉनिटर करना है, एडवर्स रिएक्शन देखने हैं, और जो भी एडवर्स रिएक्शन है उसको मॉनिटर करके पेशेंट को ड्रग से रिलेटेड जो एडवर्स रिएक्शन है उसके लिए वो एजुकेट करेंगे कि कौन सी ड्रग्स आपने कौन सी ड्रग्स के साथ यूज़ करनी है और कौन सी नहीं यूज़ करनी। ओके।